ये मेरे लिए बड़े भाग्य की और बड़े आदर की बात है कि आपने आज इस सुनहरे मौके पर, जब मेरे दो भाई उनका ग्रैटिट्यूड सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसे मौके पर बोलने के लिए आपने मुझे बुलाया। बहुत आभारी हूं मैं आप सभी का। मैं जब भी पीछे मुड़कर देखता हूं तो क्या था मेरे पास में। अभी हमारे नए भाई बात कर रहे थे कि पूरी तरह से खाली होना बोलते हैं ना, बस वही अनुभव मैं लेकर आया था। यानी कुछ लोग होंगे जो सिर्फ पैसे के मामले में खाली होके आए होंगे, आर्थिकता में पूरी तरह से गंभीर घायल होकर आए होंगे। कुछ लोग होंगे जिन्होंने रिलेशनशिप्स में पूरे खाली होकर आए होंगे, कुछ भी नहीं बचा होगा, अपना कहने के लिए कोई शायद नहीं बचा होगा। कुछ लोग शायद सामाजिक स्तर पर खाली होकर आए होंगे, जिनकी बिल्कुल इज्जत चली गई होंगी, या कोई भी इनको शायद समाज में बुलाता नहीं होगा, पूछता नहीं होगा। कुछ लोग होंगे जो नैतिकता से पूरी तरह से खाली हुए होंगे कि शराब के इस नशे के चक्कर में हमने ऐसी ऐसी चीजें करनी पड़ी होगी जो आज सोचते हुए भी बदन पर कांटा आ जाता है, या शर्म आ जाती है, या पसीने छूट जाते हैं सोचकर कि ये मैं कैसे कर सका। और कुछ लोग हैं जो पूरी तरह से आध्यात्मिक रूप से खाली होकर आए होंगे, यानी कि ईश्वर से रिश्ता छोड़ो, रिलेशनशिप छोड़ो, लेकिन एक नफरत जैसी अवस्था में जाकर पहुंचकर भी कुछ लोग आए होंगे दोस्तों। और मैं अगर अपने आप की तरफ देखता हूं तो मैं ये हर मामले में खाली होकर आया था। यानी कहीं थोड़ा सा बचा है बोलने की गुंजाइश ही नहीं थी। हर तरीके से हर मामले में पूरी तरह से खाली होकर आया था। यानी जो बैंक बैलेंस बोलते हैं ना, मेरा आध्यात्मिक, मेरा नैतिक, मेरा सामाजिक, मेरा मेरा इमोशनल, मेरा आर्थिक, सभी प्रकार का बैंक बैलेंस जीरो करके मैं बड़ी परेशान अवस्था में, जब एक साइकियाट्रिस्ट ने बोला था कि तुम बड़ी बड़ी गंभीर बीमारी के शिकार बन चुके हो, और ज्यादातर लोग इसमें या तो पागल हो जाते हैं या मर जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा स्मॉल परसेंटेज जो है वो लोग अपने आप को बचा पाते हैं। बोलते मैं तेरे को नहीं बचा सकूंगा, तेरी बीवी नहीं बचा सकेगी, तेरे माँ बाप शायद नहीं बचा सकेंगे तेरे को, लेकिन अगर तू चाहे, तू अपने आप को चाहे तो बचा सकेगा। नॉट फॉर एनीबडी एल्स। जॉब बचाने के लिए नहीं, रिश्ते बचाने के लिए नहीं, पैसे बचाने के लिए नहीं, लेकिन अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद होने से या पागलपन या मौत से बचाने के लिए अगर तू चाहे तो तू ये मदद ले सकता है। तो मैं आया था दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस में पहली मीटिंग में, और पहली ही मीटिंग में मुझे एक बहुत पावरफुल संदेशा मिला। एक भाई थे हमारे, उन्होंने देखा मैं जरा अच्छे कपड़े वपड़े टाई वाई पहन के आया हूँ मीटिंग में, बीवी के साथ में आया हूँ। उसने देख लिया, ताड़ लिया कि ये जरा अच्छे घर का, पढ़ा लिखा, अच्छी जगह नौकरी करने वाला, जरा पैसे वाला आदमी लगता है। तो उसने पहली दफा ही मुझे बोल दिया कि देखो साहब, आप तो पढ़ा लिखा दिखता है, अच्छी जगह नौकरी करता होगा, हम तो अनपढ़ है, इसके लिए वॉचमैन की नौकरी करते। आप बोले फ्लैट व्लैट में रहते होंगे, हम सड़क छाप आदमी है, रास्ते पे झोपड़े पे रहते हैं। आप बोले ऊंची शराब पीते होंगे और अपने बेडरूम में गिरते होंगे, हम देशी दारू पिया और रास्ते पे गिरा, लेकिन साहब भूलना मत, गिरे तो हम दोनों हैं। और तभी तक मैं जो अपने आप को बता रहा था कि मैं इनके जैसा खराब नहीं हूं, मैं इतना बदतर नहीं हूं, मैं मेरे को ये सब करने की जरूरत नहीं है, मेरे को अपने आप को शराबी बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये सोचते हुए मैं वहां पर बैठा हुआ था वो मीटिंग में, लेकिन इस वाक्य ने मेरी आंखें खोल दी। क्योंकि दोस्तों सच मायने में, सही मायने में आ, मैं भी तो गिरा था, और किस किस प्रकार से गिरा हुआ था।
मतलब शराब पीकर बैलेंस जाना और गिरना ये तो एक बात हो गई, कई बार गिरा था वो तो, लेकिन सबकी नजर से गिर चुका था, अपनों की नजर से गिर चुका था, यहां तक कि अपने खुद की नजर से भी मैं गिर चुका था। 28 साल की उम्र में जब आईने में अपने आप को देखता था दोस्तों, तो मुझे सिर्फ एक हारा हुआ शराबी दिखता था, जिसके आंखों के नीचे कालापन आ गया था, चेहरे पर झुर्रियों की निशानियां दिखने लगी थी और कम उम्र में बाल सफेद होने लगे थे। और मैं देखता था अपने आप की तरफ और मुझे रोना आता था कि ये मैंने क्या हाल बनाया है अपने आप का, मैं करना क्या चाहता था और कहाँ पहुंच गया हूं। ऑल दोज एम्बिशंस, क्या क्या बनना था, क्या क्या कमाना था, मैंने प्यार करके ब्याह करके लाई हुई मेरी बीवी की अवस्था को देखकर मुझे रोना आता था। एकदम पतली सी हो गई थी। मैं 28 का था वो टाइम पे, वो तो 25 साल की थी। और बिल्कुल उसकी हालत एकदम गंभीर अवस्था में थी। एक आध अंडर नरिश्ड जैसी एक आधी औरत होती है ना, जिसने खुद ही को पीड़ा करते हुए, समाज की पीड़ा झेलते हुए, घर वालों की पीड़ा झेलते हुए अपने किए हुए प्यार की प्रायश्चित वो भुगत रही थी। और ये हमारा वैवाहिक जीवन और मेरा 7-8 महीने का नवजात बेटा, जो क्या उसको समझता था मैं नहीं जानता हूं, लेकिन रात को मैं 1:30 बजे तक आता था, कभी 2 बजे आता था। जब तक मैं घर में नहीं आता था और उसके झूले को झुलाता नहीं था, तब तक साला सोता नहीं था, तब तक साला रोता रहता था, कुछ ना कुछ टेंट्रम चलते रहता था। यानी हर प्रकार से हर एक व्यक्ति जो मेरे संबंध में आया था वो परेशान था दोस्तों। मेरे माँ बाप परेशान थे, भाई भाभी परेशान थे, बीवी बच्चा परेशान थे, मुझे नौकरी देने वाले परेशान थे, मेरे साथ नौकरी करने वाले परेशान थे, मेरे दोस्त परेशान थे, मुझे चाहने वाले परेशान थे। हर एक व्यक्ति परेशान था और सबसे ज्यादा परेशान मैं था, क्योंकि मैं कभी भी शराब इनमें से किसी को परेशान करने के लिए नहीं पिया था दोस्तों। मैं शराब पिया था, थोड़ी सी शराब पी लूंगा, सब ठीक हो जाएगा, अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा और मैं बस घर चला जाऊंगा, ये सोचने वाला मैं। लेकिन इस बीमारी से घायल होने के बाद ना संतुलन में पी सका, ना संतुलन में जी सका दोस्तों। तो ऐसी अवस्था लेकर मैं जब भी फेलोशिप में आया, तो बड़े बड़े शंका भरी निगाह से मैं आप लोगों की तरफ देख रहा था, क्योंकि मैंने देखा आप लोग खड़े होके बोल तो रहे थे आप शराबी हो, लेकिन किसी के चेहरे पर शराबियत की निशानियां नहीं दिख रही थी। आप सभी अच्छे कपड़ों में, अच्छी जगह पे काम करने वाले, बीवी बच्चों के साथ जीने वाले, समाज के प्रतिष्ठित लोग लग रहे थे, और आप अपने आप को शराबी भी कह रहे थे। मैं सोचा ये कुछ झोल होगा, आप लोग मेरे से कुछ ना कुछ निकालने के चक्कर में होंगे। पैसा निकालने जैसा तो कुछ पैसा बचा नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि ये आप कैथलिक मतलब बना वगैरह लेते होंगे, चर्च वगैरह में मीटिंग होती है आपकी, शायद मुझे क्रिश्चियन विशन बना लोगे। मैं सोचता था कहीं शायद आप मेरे से लिखवा लोगे, कुछ मेरे से भले आज पैसा नहीं लेते होंगे, लेकिन आगे जाके सोबर हो जाएंगे तो बड़ी अमाउंट मांग लेंगे, या ऐसा कुछ ना कुछ तो आपका होगा, क्योंकि बिना स्वार्थ के कौन किसको मदद करता है। तो बड़ी शंका भरी निगाहों से मैं आपके मीटिंग में आया और पीछे बैठा था, जजमेंट करने की कोशिश कर रहा था पीछे बैठ के कि ये आदमी सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ये बोल रहा है 1 बाटली पिया, ये बोल रहा है 1.5 बाटली पीता था, ये हो सकता है क्या? मैं अपने अनुभव में झांक कर देख रहा था, और धीरे 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 आपके जो अनुभव है वो अनुभव मेरे अनुभवों के साथ में कनेक्ट हो रहे थे, वो जुड़ रहे थे। और आपकी बैटरी भले डाउन हो रही थी बोलते बोलते, लेकिन मेरी बैटरी चार्ज होने लगी दोस्तों। आपके दी हुई एनर्जी को लेते हुए मेरे में एनर्जी आने लगे, मेरे में होप एंड स्ट्रेंथ आने लगी, मेरे में एक इच्छा
निर्माण हुई कि यार, आप जैसे लोग अगर ठीक हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? क्या मेरे जीवन में भी ये बदलाव आ सकता है? क्या मैं भी आप ही के जैसे वहां पर खड़ा होकर शेयरिंग कर पाऊंगा? क्या मैं भी एक दिन ऐसा ही खड़ा होकर बोल पाऊंगा कि आज मेरे शराब से मुक्त होने का 1 साल हो गया? और ये सब चीजों से मेरे मन का जो एक तराजू, जो एक तरफ शराब ने दी हुई अनुभवों की जादू और दूसरे तरफ आप लोगों ने दी हुई मद्य मुक्तता की जादू, ये दोनों को मैं तराजू में तोल रहा था। कभी कभार जाकर पीकर भी आता था, लेकिन फिर गिल्टी लगता था, फिर शेम लगता था, फिर ऐसे लगता था यार मैंने गद्दारी की, जो अपने हैं उनसे भी गद्दारी की। और फिर धीरे 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 वो पीने की इच्छा वाला जो तराजू है वो हल्का होते गया, और न पीने की इच्छा वाला जो तराजू का जो साइड है वो भारी होते गया, और मैं मद्य मुक्त होते गया। आपने जब भी गले लगाया तो मुझे अपनों का महसूस हुआ, अपनापन महसूस हुआ। आपने जब भी मीटिंग के बाद में घंटों तक चाय के ऊपर मेरे साथ बातें की तो मुझे सेफ्टी लगा, मुझे लगा कि ये लोगों के बीच में जब तक हूं तब तक मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। आपने जब भी आपने की हुई गलतियों का इजहार किया, वो टाइम पे मुझे समझ में आया कि मैंने की हुई गलतियां भी माफ हो जाएगी। आपने जब भी आपको समझ में आए हुए ईश्वर के बारे में, उच्च शक्ति के बारे में बातें की, तो मेरे जैसा नादान जिसने कभी उच्च शक्ति के बारे में सोचा तक नहीं था, उसने भी मेरे भी जीवन में कोई उच्च शक्ति कार्यरत हो सकती है क्या, इसके प्रति विचार करना शुरू कर दिया दोस्तों। और बहुत जल्द शराब से दूर होकर मैं आप लोगों के साथ में अपने मद्य मुक्तता का जीवन एंजॉय करने लगा। अच्छा लगने लगा। रोज शाम को मैं और मेरी पत्नी दोनों साथ में मिलकर आते थे। मैं एक ही मीटिंग में बैठता था, वो एल-एनॉन की मीटिंग में बैठती थी। छोटा बेटा था, 1 डेढ़ साल का, हम उसे कहाँ रखते? माँ बाप से भी दूर हो गए थे, भाई भाभी से भी दूर हो गए थे, तो अपने साथ में मीटिंग में ही लेके आते थे। उसके हाथ में चौक वॉक देते थे, वो कुछ ब्लैक बोर्ड पे, स्कूल के ब्लैक बोर्ड पे कुछ ना कुछ स्क्रिबल करते बैठता, अपने मन को रिझाता। और कुछ नहीं तो कुछ नहीं, मीटिंग के बीच में ही घूमता, कभी किटी बॉक्स लेके किसी और के हाथ में देता, या किसी ना किसी तरीके से वो भी हमारे साथ में एक एक क्लासरूम में ही बड़ा बड़ा हुआ। धीरे धीरे आप लोगों ने देखा कि ये लड़का ठीक है, ये अब शराब से दूर होके कुछ समय बीत चुका है और रेगुलरली आ रहा है, क्यों ना इसके ऊपर कोई थोड़ी जिम्मेदारी डाली जाए। तो आपने मुझे ग्रुप का सेक्रेटरी बना दिया। ग्रुप की जिम्मेदारियां, ग्रुप की सेवाओं में आपने मुझे शामिल कर लिया। बिजनेस मीटिंग में मुझे बोलने का आपने अधिकार दिया। और भले मेरी कितनी भी स्टूपिड सी सजेशन हो, भले मैंने कोई किताबें ज्यादा नहीं पढ़ी हो, लेकिन मेरे हर सवाल का आपने जवाब देने का कोशिश किया, और उल्टा मुझे पढ़ने के लिए इनकरेज किया कि अगर आप इस विषय में ज्यादा जानकारी पाना चाहते हो तो आपने ये किताब पढ़नी चाहिए, आपने ये चैप्टर पढ़ना चाहिए, आपने वो ट्रेडिशन पढ़नी चाहिए। धीरे धीरे आप की तरफ देखते देखते मैं अपने आप को एक एक कार्यक्रम में ढाल रहा था। एक तरफ एक ही स्टेप्स का पालन करते हुए मैं अपने वैयक्तिक जीवन को सुधार रहा था। मेरा ईश्वर के साथ संबंध ठीक हो रहा था, मेरा खुद के साथ संबंध ठीक हो रहा था, और मेरा औरों के साथ संबंध भी ठीक ही हो रहा था। धीरे 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 जैसे नौकरी धंधे पे व्यवस्थित जाने लगा, वैसे आर्थिक सुबत्ता आने लगी, घर में पैसा आने लगा, सुबत्ता आने लगी, घर में एसी लग गया, गाड़ी आ गई, सब कुछ ठीक ठाक होने लगा। मुझे आप लोगों ने समझ के लिया था, और समझाते समझाते मैं हमारे समूह का महत्व समझ चुका था। हमारे समूह का, मेरे समूह के साथ रिश्ता, मेरे समूह का बाकी समूहों के साथ रिश्ता, ये भी धीरे धीरे समझ में आने लगा। जो पहले आपकी अल्कोहलिक्स एनोनिमस थी और मैं सिर्फ देखने आया था, वो अब पहले हमारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस
और फिर धीरे धीरे मेरी अल्कोहलिक्स एनोनिमस बनने लगी। ऐसे में दोस्तों मैं बड़ा खुश था, थोड़ी बहुत अच्छी सी बात भी कर लेता था। तो कभी कोई बर्थडे मीटिंग में बुला लिया, कहीं कोई नाइट विजिल में स्पीकर करके बुला लिया, कहीं किसी अल्केथॉन में बात कर लिया। तो मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ऑनर भी मिल रहा था, अप्रिसिएशन भी मिल रहा था, प्यार भी मिल रहा था। और मैं इन सब चीजों का भूखा था, बहुत समय से भूखा था, क्योंकि शराब ने ये सभी चीजें मेरे से छीन ली थी, कुछ भी नहीं रखा था। तो ये जब भी आप लोग मेरे शेयरिंग पे तालियां बजाते थे ना, तो मेरे मेरे अंदर 100 ग्राम बढ़ जाते थे दोस्तों। जब भी आप मुझे शेयरिंग के लिए बुलाते थे तो मुझे ऐसे लगता था कि मैंने मैंने कुछ हासिल कर लिया है। जब किसी ने मुझे पहली दफा स्पॉन्सर बनते हो क्या पूछा था, तो मुझे ऐसे लगा था कि देखो, ऊपर वाले ने मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं छोड़ो अपने जीवन का छोड़ो, मैं किसी को मार्गदर्शन करने के काबिल बन गया। तो हर एक जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो टूल है, ये टूल ने मुझे एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट देना शुरू कर दिया। शुरुआत में जब जेब में पैसे कम थे, तो 8 आने की कॉइन, 1 रुपए की कॉइन, फिर धीरे धीरे चाय की कीमत जैसे बढ़ने लगी, वैसे 2 रुपए की कॉइन मैं डालने लगा। और जैसे थोड़ी थोड़ी आर्थिक सुबत्ता आने लगी, तो मैं कभी दिल से, कभी दिखाने के लिए 10-20 रुपए की नोट भी किटी बॉक्स में डालने लगा। लेकिन कभी समझा नहीं था कि ये जो मैं पैसा डालता हूं, इसका एग्जैक्टली होता क्या है। बोलने के लिए तो बोल देता कि मैं अपने लिए और दूसरे एक सफरिंग अल्कोहलिक के हिसाब से मैं पैसा किटी बॉक्स में डालना चाहिए, ताकि ये संदेशा वहां पहुंचे जहां मैं नहीं पहुंचता, ये सब बोल देता। लेकिन इसका एक्चुअली मायना क्या है, कभी समझ नहीं पाया था। जब भी एक एक अल्कोहलिक के साथ स्पॉन्सरशिप कर रहा था, तो जब अच्छा लग रहा था, और लोग मुझे बोलते थे कि भूषण यार, तू काफी पढ़ा लिखा है, तू अच्छा है, फाइनेंशियली भी स्टेबल है, तेरा ये के ऊपर प्रति ग्रेटिट्यूड भी काफी है, तूने स्ट्रक्चर्ड सर्विस में आना चाहिए। तो मैं सोचता था नहीं 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 यार, ये मेरा काम थोड़ी है, ये तो फुल टाइम ए मेंबर्स का काम है, जिनको काम धंधा नहीं है, जिनको बाहर की दुनिया में कोई पूछता नहीं है। ऐसे लोगों ने ए की सेवा में जाना होता है, जिनको काम धंधा है, नौकरी बिक्री करनी है, पगार कमाना है, पैसा कमाना है, घर बनाना है, करियर बनानी है। ये लोग थोड़ी ए की सेवा में वगैरह जाते हैं। तो मुझे ये समझ में आता था कि ये सेवाएं आवश्यक हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे, इसके मायने समझ में नहीं आ रहे थे दोस्तों। वो कहते हैं ना, जब आप एक छोटे से बाथटब में नहाते हो, तो तालाब में नहाने का मजा आपको समझ में नहीं आता। आप समझते हो मेरा बाथटब ही काफी है। और जब तालाब में जब आप तैरना शुरू करते हो, तभी आपको कभी नदी में तैरने का मजा जो है वो समझ में नहीं आता है। और जब आप नदी में तैरना शुरू करते हो, तो समंदर में उतरने का क्या मजा हो सकता है, ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि उतना मेरा ही हाजमा नहीं रहता है। मेरा हाजमा ही छोटा रहता है, मेरी इमेजिनेशन ही छोटी रहती है, और इसके लिए मेरी काबिलियत भी लिमिटेड ही होती है। मुझे याद है वो पहला वक्त, जब मैं जिस बिल्डिंग में रहता था, लगभग 3-4 साल की सोब्रिटी होगी, और मैं अनामिकता को बड़ी बड़ी सीरियसली लेता था, क्योंकि मैं सोचता था मैं ये कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव जनरल मैनेजर हूं एक कंपनी का, और अगर लोगों को पता चल गया कि साला मैं तो बेवड़ा था, तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी, मेरी तो इज्जत चली जाएगी। बड़े मुश्किल से मैंने इज्जत प्राप्त कर ली है, बड़े मुश्किल से पैसे इकट्ठा कर लिए, ये सब मैं धोखे में नहीं लाना चाहता था। तो अनामिकता को बड़ी सीरियसली मैं लेता था। लेकिन मेरे ही बिल्डिंग के सामने वाले मकान में, ग्राउंड फ्लोर पे मैं रहता था, मेरे सामने वाले फ्लैट में रोज, यानी हर 2-4 दिन में कभी झगड़े की, कभी रोने की आवाजें आती थी। और मैं और मेरी पत्नी हमेशा बोलते थे कि 100% ये सामने वाले घर में कोई ना कोई शराबी है। तो मैं गया अपने ग्रुप में, और हमारे जो सीनियर बांधव थे उनको बोला, अरे यार, मेरे घर के सामने लगता है कि बेवड़ा है, उसको मैसेज देना बहुत जरूरी है। तो जो सीनियर भाई थे वो बोले, तेरे घर के सामने रहता है तो तू दे दे मैसेज।
मैं बोला यार ये थोड़ी मेरा काम है यार, मैंने कोई किसी को मैसेज तो दिया नहीं अभी तक। तो बोले कोई बात नहीं है, पहली दफा दे दे, शुरुआत तो करना पड़ेगा ना, अभी 3-4 साल तो बाकी लोगों की सेवा के फल खा रहा है, अपनी सेवा कब देगा रे। तो मैं घर पे आया, बीवी से बात किया, बीवी ने बोला हाँ तो बात कर उसके साथ, लेकिन मैं बोला नहीं यार, मेरी अनामिकता, बेवड़ा सुधरा तो ठीक है, नहीं सुधरा तो साली बदनामी हो जाएगी मेरी, सब पूरी सोसाइटी जान जाएगी ये तो बेवड़ा था करके। और हाँ ना के चक्कर में मैंने उसको संदेशा नहीं दिया भाइयों। और एक दिन वो घर से बड़े जोर से रोने की आवाज आई। अगले दिन समझ में आया कि वो लड़का कम उम्र का बाइक एक्सीडेंट में चल बसा। और दोस्तों उस दिन मैं आईने में अपने आंख की तरफ देख नहीं पा रहा था। मुझे शर्म लग रही थी, मुझे शेम लग रहा था, मुझे ये लग रहा था कि साले तूने अपने अनामिकता का इतना बड़ा इशू बनाया, अगर तूने जाकर वो लड़के से बात की होती तो शायद आज उसकी जिंदा रहने की संभावना थी, शायद उसको एक का मैसेज मिलता और तो उस घर में खुशी होती। ये तेरे वजह से साले, तेरे ये संकुचित मन और तेरे ये साले लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये हुआ है। उस दिन दोस्तों मैंने और मेरे बीवी ने कसम खाई कि कभी भी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मेरे अ, खुद के पर्सनल डर की वजह से मैं कभी भी एए की सेवा देने के लिए नहीं हटूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एए की अनामिकता की ट्रेडिशन का अनादर करूंगा। इसका मतलब ये कि विद इन द ट्रेडिशन, यानी ट्रेडिशन का पालन करते हुए जब भी जहां जहां मुझे एए का संदेशा देने का मौका मिलेगा, वहां पर मैं अपना विचार न करते हुए पूरी तरह से अपने आप को आत्मसमर्पित करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। बहुत जल्द मुझे मौका भी आया दोस्तों। लगभग सोबराइटी के 90 साल में मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ट्रस्टी बनने का मौका मिला। दोस्तों तब तक एक छोटे से गांव में, यानी थाना अ, वैसे बड़ा शहर है, लेकिन देखो तो वैसे छोटा सा गांव ही है, क्योंकि काफी सारे लोग एक दूसरे को पहचानते हैं और मैं थोड़ा सा बिजनेस भी कर लिया था, थोड़ा सा हाथ में पैसा भी आ गया था। तो प्रतिष्ठित लोगों में थोड़ी सी गणना भी शुरुआत हो गई थी। ए में भी बहुत अच्छा घुल मिल गया था, समाज में भी अच्छी जान पहचान हो गई थी। ऑल इन ऑल मैं एक अच्छा जीवन जी रहा था। अब इस अच्छे जीवन को और अच्छा हो सकता है क्या, इसका विचार भी नहीं आया था। लेकिन एक हमारे ओल्ड टाइमर थे, हमेशा मुझे धक्का मारते रहते थे। कभी कोई लिटरेचर सर्विस का पैम्पलेट ही लाके पहना देते, या कहीं कोई कुछ विषय को लेकर मेरे साथ में डिस्कशन करते। और मुझे हमेशा ये जनरल सर्विस क्या है, कैसा हो रहा है, डेलीगेट्स का क्या हो रहा है, कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, ये ट्रस्टी ने कैसे गलत निर्णय ले लिया, वगैरह वगैरह, ऐसे सब विषय आके मेरे से बात करते। और मैं सोचता ये बुढ़े को असली अक्ल है कि नहीं यार, मेरा काम धंधे का समय है, ये टाइम पे आकर ये क्या सब बातें कर रहा है, किसको पड़ी है। तो एक जो ट्रस्टी थे वो हमेशा उनके बारे में बात करता था कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छाप थे। बोलता है ये ऐसे लोग अगर फेलोशिप में आगे आते हैं तो ये क्या एक ही इमेज सामने के दुनिया को क्या एक ही इमेज बताएंगे, खुद बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाकर थूकते हैं, ये क्या एक का चेहरा बनकर समाज के सामने आएंगे। और मैं भी हंसता था उनको, बोला देख ये है तुम्हारे सब एक ट्रस्टेड सर्वेंट, ये ऐसे है लोग। और उसने बड़ी खूबसूरत बात कही, बोलते अभी तेरे जैसे मतलबी लोग अगर घर में छुपे रहेंगे तो कम से कम वो आगे आके कुछ कर तो रहे हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल, तूने अपने आप को उपलब्ध नहीं किया, इसीलिए जो मिला उसी से फेलोशिप ने चला लिया। अगर हर पढ़ा लिखा, अगर हर पैसे वाला, हर अगर विचार कर सकने वाला, हर बोलने वाला व्यक्ति अपने सभी टैलेंट्स को अपने स्वार्थ के लिए ही इस्तेमाल करते रहेगा, तो ए के लिए कौन काम करेगा। पहली दफा उसने मुझे एहसास दिया कि पूछा, आज जो तेरे पास चंद रुपए है, थोड़ी प्रतिष्ठा है, ये किसके वजह से है।
मैं बोला, बिना झिझक के बोला, ये ए की वजह से है, क्योंकि मैं न सोबर होता न मेरे पास ये सब होता। ठीक है बोलते, आज बोले तेरे पास ये समय है, तो 12 स्टेप कॉल्स करता है, नाइट विजिल्स में जाता है, स्पॉन्सरिंग करता है, ये समय किस वजह से है? बोला बिल्कुल बिल्कुल एक की वजह से है। एक को मैंने टॉप प्रायोरिटी मेरे जीवन में रखा हुआ है, इसलिए मैं समय निकालता हूं। एंड ही टोल्ड मी कि देख, तेरा टाइम, तेरा ट्रेजर और तेरी टैलेंट भी, जो पहले के जमाने में पूरी तरह से तू शराब की क्लाउड के नीचे ढक गई थी, वो शराब बंद होने के बाद में तेरी टैलेंट्स भी सब उभर के आई हुई है, तेरी पर्सनालिटी ऐसे निखर के आई हुई है। तो ये तेरा टाइम, टैलेंट और ट्रेजर, अगर तू बोलता है सब ए की वजह से तुझे प्राप्त हुआ है, तो ये ए के लिए क्यों नहीं दे रहा? मैं बोला, मैं दे रहा हूं ना, मैं कर रहा हूं ना, मैं 12 स्टेप कॉल्स कर रहा हूं, मैं स्पॉन्सरशिप कर रहा हूं। अरे बोले, तू एक 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 12 स्टेप कॉल करके अगर हर साल के रोजाना एक व्यक्ति को भी मैसेज देगा, तो साल के 365 लोगों को तू संदेशा दे सकेगा। 10 साल में 3650 लोगों को, और 100 साल में 36,000 लोगों को मैसेज दे सकेगा। लेकिन अगर तू एक एक एड टाइम्स ऑफ इंडिया में डालता है, तो एक दिन में 10 लाख लोगों तक तो पहुंच सकता है। अगर तू एक एफएम रेडियो पे इंटरव्यू देता है, तो एक दिन में शायद तो करोड़ लोगों तक पहुंच सकता है। अगर तू एक डॉक्टर को कन्वर्ट कर सकता है, एक का फ्रेंड बना सकता है, तो वो जिंदगी भर में कितने सारे शराबियों की मदद वो कर सकता है, उनको ए में भेज सकता है। समय तेरे पास उतना ही है। एज अ मैनेजर, तू तो समझता है कि तेरे समय की कीमत है ना, तो यूज योर टाइम वाइजली। एक एक व्यक्ति के लिए काम करने के बदले लाखों लोगों के लिए काम कर। ए के लिए तुझे समय देना है ना, तो यूज योर टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर वाइजली। तेरा 10-10, 20-20 रुपया किटी बॉक्स में डालकर कहां पहुंचेगा? लेकिन तू जानता है क्या कि अगर तूने ये पैसा अगर जनरल सर्विस में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये पैसे से शायद लाखों शराबियों तक ये संदेशा पहुंच सकता है। विनामूल्य मैसेज शराबी तक पहुंचाने के लिए ए सदस्यों को अपने जेब में तो हाथ डालना पड़ेगा ना। संदेश विनामूल्य है, रिकवरी विनामूल्य नहीं है दोस्त। रिकवरी विनामूल्य होती तो संदेश ही फैलता नहीं। तो तेरे को जेब में हाथ डालने को सीखना पड़ेगा, लोगों को एनकरेज करना पड़ेगा पैसा डालने के लिए। और जो भी तेरे जैसे लोग अगर आगे आएंगे और सेवा में कुछ ना कुछ काम करेंगे, तो जो नई पीढ़ी है, जो शिक्षित है, जो अच्छी है, जो हाई बॉटम केसेस है, ये सब भी सेवा में आएंगे। और ए को एक विचारवंतों की सेवा की टीम मिलेगी, एक काम करने वालों की एक सघन, एक हर प्रकार से टैलेंटेड लोगों की टीम ए को सर्विस के लिए मिलेगी। और अगर ऐसी टीम मिली, तो ये जो ए का संदेशा अपने जैसे देश में जहां करोड़ों की पॉपुलेशन है और करोड़ों में अल्कोहलिक्स है, उन तक ये संदेशा पहुंचाने के लिए, देख बोलता है, उसने बहुत खूबसूरती से बताया, शराब बेचने वाली कंपनियां करोड़ों रुपए जाहिरात में खर्च करती है लोगों को शराब पीना सिखाने के लिए, लेकिन उनको बंद करने को सिखाने के लिए तेरे जैसे जो थोड़ी बहुत टैलेंट और थोड़ा बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो भी अगर घर में बैठ गए, तो बचने की कौन सी उम्मीद है ये लोगों के पास में? आजा आगे। और ऐसे सब ओल्ड टाइमर्स की वजह से दोस्तों प्रेरित होके मैं आगे आ गया, और मैं ट्रस्टी बन गया। और ट्रस्टी बनने के बाद में मैंने जब ये देखा कि मेरे भारतवर्ष में अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो फैलाव है, ये कितना विकृत और कितना विचित्र है। कुछ कुछ शहरों में सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, और वो भी ऐसे पॉकेट्स में है। यानी जहां है वहां 10-10 ग्रुप है, और जहां नहीं है तो सैकड़ों मीलों तक एक भी ग्रुप नहीं है। ऐसे कुछ राज्य है जहां पर 200-200 ग्रुप बने हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे राज्य के राज्य पड़े थे जहां पर एक भी ए का ग्रुप नहीं है। एक जगह पर ए के मेंबर आसानी से सोबर होते हुए अपनी अपनी जिंदगी चैन से सुकून से बिता रहे थे, और दूसरे उनसे 100 किलोमीटर दूरी पर
लोग शराब पी पी कर मर रहे थे। एए का संदेशा मिलकर भी मीटिंग में जा नहीं पा रहे थे। उनकी फैमिलीज वैसे ही दर्द भरी जिंदगी जीते हुए डिवोर्सेस हो रहे हैं, मर रहे हैं, सुइसाइड्स कर रहे हैं। ये सब पिक्चर मुझे देखते हुए मुझे महसूस हो गया कि साला कितना संकुचित जीवन जिया हूं मैं, कितना सेल्फ सेंटर्ड जीवन जिया हूं मैं। मैंने साले अपने आप के अलावा और कभी किसी का सोचा ही नहीं, ना शराब पीते वक्त, ना सोबराइटी में। सही मायने में अगर ये जान बचाने वाला संदेशा अगर ये भारत के हर कोने कोने तक पहुंचाने का होगा, तो मेरे जैसे हजारों पूषण को दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके ये ध्येय साध्य हो सकेगा। दोस्तों, मैं अपनी तरफ से जो हो सकता है, जहां जा सकता था, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता था, जितने डॉक्टरों से, जितने रिहैब सेंटर में जा सकता था, मेरे जीवन काल में जितना हो सकता था, मेरे ट्रस्टी टर्म में और उसके बाद में भी मैं करते रहा। और ये कैसा है, वंस अ ट्रस्टी ऑलवेज अ ट्रस्टी। एक दफा आपको लार्जर पिक्चर समझ में आने के बाद में फिर आप चुपचाप बैठ भी तो नहीं सकते हो। जब आपको समझ में आता है कितनी पीड़ा है अगल बगल में फैली हुई, कितना इग्नोरेंस है, डॉक्टर्स है जिनको पता नहीं है, साइकियाट्रिस्ट है उनको पता नहीं है, लाखों ऐसे पुलिस ऑफिसर्स है, ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स है, इनको पता नहीं है। और ये सारा जो काम है, ये काम साला हम ही को करना है, और उसके लिए कोई 1 रुपया देने वाला नहीं है। ओनली माई ग्रेटिट्यूड, सिर्फ मेरे मन में एक के प्रति जो आभार है, जो प्यार है, वही मेरी ताकत बन के मेरे से ये करवा सकता है। तो मेरे ग्रेटिट्यूड की ताकत कितनी, मेरे ग्रेटिट्यूड का वजन कितना है। अगर एक बाजू में मैं मेरी ग्रेटिट्यूड डालू तराजू में, और दूसरे बाजू में मैं ए के लिए क्या दे रहा हूं, ए से क्या लिया वो तो भर भर के लिया है दोस्तों, और ए को दे क्या रहा हूं ये दूसरे पार्डे में अगर मैं डालता हूं, तो दोस्तों मेरा ग्रेटिट्यूड का पल्ला बहुत भारी है। बहुत करना पड़ेगा मुझे मेरे मन को ही सहलाने के लिए कि मैंने एक डिसेंट जॉब किया। लेकिन बाकी लोगों की जो मेरे से अपेक्षा है वो अगर फुलफिल करने को जाऊं, अगर इफ आई वांट टू लिव अ लाइफ लार्जर देन लाइफ, जिस प्रकार से बिल डब्ल्यू ने अपने जीवन को एए का केंद्र बिंदु बना दिया और अपने आप को पूरी तरह से ये फेलोशिप को समर्पित कर दिया दोस्तों, उस अल्टीमेट त्याग तक, ये पूरे दुनिया की मेरे से जो उम्मीदें है, उस लेवल तक पहुंचने तक की पात्रता ईश्वर ने मुझे दी हुई है इस कार्यक्रम के जरिए। वो 12 स्टेप्स, वो 12 ट्रेडिशंस और वो 12 कॉन्सेप्ट्स के जरिए मुझे एम्पावर किया गया है, मुझे बनाया गया है। सवाल ये है, क्या मैं अपना हाजमा बढ़ाने के लिए तैयार हूं? भगवान ने तो मुझे सब कुछ दिया हुआ है, बख्श दिया हुआ है, मुझे एक हीरा बना दिया है। अब ये कोहिनूर को मैं सिर्फ अपने आप की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए करूं, या ये कोहिनूर को ये पूरे दुनिया की संपत्ति समझकर चलूं? दोस्तों, आज मेरे दोनों बड़े भाइयों को इतना ही मेरी प्रार्थना है कि आप हीरा तो बन चुके हो, निखर चुके हो। भगवान ने और अनुभव ने आपके हीरे को अलग अलग पहलू दिए हैं, अलग अलग कट्स दिए हैं, और बड़ा तेज आ गया है आपके सोबराइटी का आपके ऊपर। अब ये तेज को क्या सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करोगे, या विल यू पुट योर ग्रेटिट्यूड इन एक्शन? थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ चांस टू शेयर दोस्तों। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के साथ में बात करते हुए। बहुत अभिनंदन है दोनों बर्थडे बॉयज का और उनके फैमिली मेंबर्स का, मेरी तरफ से, मेरे परिवार से और मेरे रिवाइवर ग्रुप की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद।